नो बकवास, नो टाइम पास, सीधे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नियोनेटल रिससेशन है, NRP। टारगेट रहेगा हमारा RGUHS यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी आप फॉलो कर रहे हो। आप ये टॉपिक मुझसे यहाँ यहाँ से जाकर पढ़ोगे तो आपको एक भी अगर डाउट रहा या एक भी चीज़ अगर मिस हुई आपको तो आप मुझे बताना। नॉर्सेट ओबियसली नॉर्सेट के लिए पूरा डिज़ाइन हो गया है, तो नॉर्सेट आप इजीली इसमें क्वालिफाई कर पाओगे इंशाल्लाह। फिर अब जो मेन बात है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटल जो हमारी सीरीज़ का पहला जो हिस्सा है हमने इस पीरियडिक में निकाला है, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Questions from neonatal resuscitation are asked almost every year in NORCET, AMS, ESIC, DSSSB and यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वहाँ पर समझाया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लेवल बेस्ड इस हर टॉपिक को समझेंगे। जिस तरीके से गेमिंग में लेवल्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लेवल्स में समझेंगे। लेवल फर्स्ट जो स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन रहेगा। इमेजिन कीजिए कि आप लेबर रूम में हैं। सो अ प्रेग्नेंट वूमन डिलीवर्स अ बेबी नॉर्मली इन द लेबर रूम। ऑब्वियसली बात है, सच बात है। द बेबी इज़ बॉर्न। अब आपके सामने एक बच्चा बॉर्न हो गया, जन्म ले गया, बट द बेबी इज़ नॉट क्राइंग, द बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग, द बेबी इज़ बॉडी इज़ ब्लू। द बेबी रो रहा है, द बेबी ब्रीथ ले रहा है यानी सांस ले रहा है, और उसकी जो बॉडी है वो ब्लू है। अब ऐसा क्यों है, अब ये क्या हो रहा है, वो बाद में आप सोचो। फ़िलहाल ये सोचो आपको करना क्या है। अभी आप वहाँ पर काम कर रहे हो ना, आप पोस्टिंग हो, आप करोगे क्या। ठीक है, अब आगे समझे कि सडनली द इंटायर रूम बिकम्स टेंस। अब जहाँ पर वो वहाँ पर जो भी नर्स है, आप काम कर रहे हो या जो भी है वहाँ पर डॉक्टर्स है, तो पूरा रूम जो होगा वो टेंस हो जाएगा। टेंशन हो जाएगी कि ऐसा हो रहा है, बेबी क्यों नहीं रो रहा है, बेबी क्यों ब्रेथ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो डॉक्टर्स और नर्सेस यानी आप जो स्टेप उठाओगे विदिन 1 मिनट, विदिन जस्ट फर्स्ट 60 सेकेंड्स, तो क्या करोगे, क्यों करना है पहले 1 मिनट में और क्यों करना है पहले 6 सेकेंड्स में। क्योंकि अगर वहाँ पर पहले मिनट में अच्छे करेक्ट स्टेप्स उठाए गए तो बेबी की जान बचाई जा सकेगी। अगर आपने डिले किया, आपने काहली दिखाई, तो क्या होगा, बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है, इवन डेथ के चांसेस बहुत इंक्रीज़ होते हैं। वही बोल रहा हूँ कि now the doctors and nurses have only one golden minute. The first 60 seconds. If the correct steps are taken within this 1 minute, the baby's life can be saved. Yeah. If there is a delay, the risk of brain damage or even death increases. अब ब्रेन डैमेज क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब यही आप उस क्या बोलते हैं, पोस्टिंग है, लेबर रूम में पोस्टिंग हो, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ना, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और कौन सी, लाइफ सेविंग, तभी हम उसको बोलते हैं ये इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसेस है, और इसी को कहते हैं नियोनेटल रिससिएशन। आई होप कि इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करना। डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्सेट के लिए भी, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोसेस या किसी भी डिजीज़ को पहले समझोगे तो उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर्स आराम से दे पाओगे। ठीक है, definition. Neonatal resuscitation is the sequence of evidence-based interventions performed immediately after birth to establish and support effective breathing and circulation in a newborn who fails to adapt to extra uterine life. अब इसको समझते हैं, मैं आपको बोल कर नहीं चला जाऊंगा, समझाऊंगा। पहला पॉइंट जो इसमें समझने वाला है, सीक्वेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस। यानी ये सीक्वेंस है, यानी एक हिसाब से स्टेप बाय स्टेप होता है एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन। एविडेंस क्या होता है, प्रूफ। फॉर एग्जांपल, आपके सामने बेबी जन्म लिया, अब वो सांस नहीं ले पा रहा है, ये आपके सामने एविडेंस है, प्रूफ है। आपके सामने बच्चा जन्म लिया, अब उसका बॉडी का कलर है ब्लू है, ये आपके सामने प्रूफ है। अब उसकी हार्ट बीट नहीं हो रही है, नहीं चल रही है, ये आपके सामने प्रूफ है। तभी नियोनेटल रिससिएशन क्या है, एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, अब जब आप ऐसी कंडीशन देखोगे तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, इमीडिएटली बर्थ के बाद आपको कोशिश करनी है उसको आप सपोर्ट दो ब्रीथिंग में, ताकि उसको आप और सपोर्ट दो सर्कुलेशन में। किसको, न्यूबॉर्न को, जो फेल हो रहा है अडॉप्ट करने में एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो समझना है, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ क्या होता है। इससे पहले बच्चा होता है माँ के पेट में, जो कि उसके लिए अलग दुनिया होती है। जब ये जन्म लेता है, बर्थ होता है जब इस बेबी की, तो ये दूसरी दुनिया में आता है।
माँ की पेट वो अलग दुनिया थी। अब ये दुनिया, ये जो जालिम दुनिया है, ये अलग दुनिया है। अब वहाँ पर उसका जो पूरा सिस्टम था वो अलग था। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको माँ के पेट में बेबी को सप्लाई मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन जब ये बच्चा पैदा होता है तब ये प्लेसेंटा से अलग होता है। अब इसके लंग्स को काम करना चाहिए ना, ताकि वो ब्रीथिंग कर सके, ठीक है ना। तभी उसको हम कहते हैं कि वो अडाप्ट करना चाहिए एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ क्या होता है? माँ के पेट के बाहर, यानी ये जो दुनिया जालिम दुनिया है, यहाँ पर उसको पहले ब्रीथ लेनी है, उसको उसके लंग्स को एक्सपेंड होना है। अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, अगर हुआ तो नॉर्मल बेबी कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन दोबारा मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे कि न्यूनेटल रेसेसिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस, ठीक है, परफॉर्मड इमीडिएटली किनके थ्रू? डॉक्टर्स एंड नर्सेज के थ्रू आफ्टर बर्थ टू एस्टेब्लिश एंड सपोर्ट इफेक्टिव ब्रीथिंग, ताकि सपोर्ट कर से इफेक्टिव ब्रीथिंग जिसको ना हो रही हो। सर्कुलेशन, हार्ट बीट रुकी हो, सर्कुलेट हम सर्कुलेशन देंगे किसके? न्यूबॉर्न में, जो फेल हो रहा है अडॉप्ट करने में एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है। तो डेफिनेशन याद करने के लिए आप की पॉइंट्स याद रख सकते हो कि ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ दिया जाता है। इसमें एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर आप उसको ब्रीथिंग में सपोर्ट करते हो, सर्कुलेशन में सपोर्ट करते हो, और ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। आगे चलते हैं। अब लेवल 3 पे हम आ गए। वाई इज़ न्यूनेटल रेसेसेशन नीडेड? क्यों ये ज़रूरत है? न्यूनेटल रेसेसेशन क्यों ज़रूरत है? अब मुझे लगता है इसका आंसर आप देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बढ़ाऊँगा। A normal baby receives oxygen through the placenta while inside the mother's womb. ओके, जब वो माँ के पेट में होता है तो उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। आफ्टर बर्थ द प्लेसेंटा कनेक्शन एंड्स, द लंग्स मस्ट स्टार्ट फंक्शनिंग, द बेबी हैज़ टू टेक द फर्स्ट ब्रेथ। इफ द lungs do not expand properly, oxygen level decreases, heart rate begins to fall, the brain does not receive enough oxygen, therefore immediately resuscitation may be required, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि प्लेसेंटा के थ्रू इसको माँ के पेट में ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जब ये जन्म लेता है तो इसके लंग्स को काम करना चाहिए, और उसको इसको इस जालिम दुनिया में फ़र्स्ट सांस लेनी है। और अगर ऐसा नहीं होता, लंग्स एक्सपेंड नहीं होते, तो उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे थी? क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू उसको माँ दे रही थी। अब जब जन्म लेगा प्लेसेंटा डिस्कनेक्ट होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ होगी। लंग्स ने अगर काम किया अपना तो बराबर नॉर्मल रहेगा, अगर लंग्स ने काम नहीं किया तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ रहेगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो हार्ट रेट भी डाउन होगी, फॉल करेगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, जब इनफ सप्लाई नहीं मिलेगा ब्रेन को तो ब्रेन ये डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इमीडिएटली रिससेशन यानी इमीडिएटली प्रोसेस करनी चाहिए, इमीडिएटली हेल्प करनी चाहिए उस पेशेंट की, ताकि उसको उस बेबी की, ताकि उसको बचा सके। ये इसका नीड था। क्यों हमें नियोनेटल रेसेसिशन की ज़रूरत पड़ती है? लेवल 3। अब लेवल 4 पे हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 4, विच बेबीज़ में नीड रेसेसिशन? अब किन बेबीज़ को रेसेसिशन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज़, यानी जो बेबीज़ 9 मंथ से पहले ही जन्म लेती है, उनमें ये ज़रूरत पड़ती है। बर्थ एसफाइसिया, उनमें ज़रूरत पड़ता है। डिक्रीज बेबी विथ म्यूकोनेम स्टैंडर्ड लिक्विड। सब समझेंगे हम एक एक, कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं रहेगा जो मैं आपको ना समझाऊँ। फिलहाल आप सुनते जाइए। डिफ़िकल्ट लेबर, अगर डिफ़िकल्ट लेबर में यानी जन्म देने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, प्लेसेंटा एब्रॉशन हो गया, एबॉर्शन, ठीक है। मैटरनल डायबिटीज़ थी, माँ को डायबिटीज़ थी, माँ को हाइपरटेंशन था, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की वजह से हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट आप समझे कि रेसेसिएशन इक्विपमेंट एंड प्रिपरेशन शुड बी अवेलेबल फॉर एवरी डिलीवरी इवन इफ द प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड लो रिस्क। अगर आप किसी लेबर रूम में हो और आपको डॉक्टर कह रहा है कि ये जो लेडी है इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत है, लेकिन फिर भी एज अ नर्स आपको वहाँ पर रेसिसेशन इक्विपमेंट्स मौजूद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये बस 1 मिनट का काम है, डिले किया तो बेबी की जान खतरे में, ठीक है। तभी हर ये क्लिनिकल पॉइंट आप याद रखें कि हर डिलीवरी के बाद, हर डिलीवरी के टाइम पे, चाहे वो रिस्क में हो या ना हो, आपको रेसिसेशन इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद रखने हैं। गुड। अब हम लेवल 5 पे पहुँचे हैं, गोल्डन मिनट, जो हम बार बार बोल रहे थे। गोल्डन मिनट, 1 मिनट में आपको करना है, क्या करना है आइए समझते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं कि वहाँ पर घड़ी भी लगी है, गोल्डन मिनट टाइमर लगा है, और बच्चा देख रहा है, डॉक्टर है, नर्सेस है, क्या कर रहे हैं आइए देखते हैं। गोल्डन मिनट, द फर्स्ट 60 सेकेंड्स आफ्टर बर्थ, विद इन दिस 1 मिनट कीप द बेबी वार्म।
अब इस 1 मिनट में आपको पहले ही बेबी को वार्म करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, धीरे धीरे आप समझेंगे मैंने क्यों इसे बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। आगे 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 आपको आएगा समझ। ड्राई द बेबी, बेबी को ड्राई कीजिए। पोजीशन द एयरवे करेक्टली, ये भी हम समझेंगे कि किस तरीके से करना है। क्लियर द एयरवे इफ़ रिक्वायर्ड, ये भी हम देखेंगे आगे समझेंगे किस तरीके से करना है और कब करना है, क्योंकि इफ़ रिक्वायर्ड हर किसी में क्लियर द एयरवे नहीं करना है, जिसमें ज़रूरत है उसमें। अब समझिए कि स्टिमुलेट द बेबी, और बेबी को स्टिमुलेट कीजिए। अब इफ़ द बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग इफेक्टिवली, अगर बेबी ब्रीथ सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, या उसकी हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, या दोनों है, या वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है या इसकी हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट है, या दोनों कंडीशन उसमें पाई जाती है, तो आपको इमिडिएटली या आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV। दोबारा मैं इस बात को बोलता हूँ, अगर आप एक लेबर रूम में है, आपके सामने एक बेबी डिलीवर किया, अब वो ब्रीथ नहीं कर रहा है और उसकी हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट या दोनों है, तो आपको स्टार्ट करना क्या है, PPV, प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। क्या होता है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। अब नॉट सेट फेवरेट पॉइंट आप समझिए कि द गोल ऑफ द गोल्डन मिनट इज़ टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिलेशन टू अ न्यू बॉर्न हु नीड्स इट विद इन द फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ। जिस भी बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी इफेक्टिव वेंटिलेशन की, तो विद इन 1 मिनट हमें उसको ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब हम पहुँचे लेवल 6 पे, इनिशियल असेसमेंट में। आफ्टर बेबी बर्थ इमीडिएटली असेसमेंट हमें क्या करना है, आप ये इमेज देख सकते हो कि देखना है कुछ चीज़ें हमें। इज़ द बेबी इज़ फुल टर्म और नॉट, ठीक है, क्राइंग और ब्रीथिंग और नॉट, गुड मसल ट्यून और नॉट, ये चीज़ें हमें देखनी है। आइए देखते हैं। एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न, ठीक है, आस्क दीज 3 क्वेश्चन। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद से पूछे, बेबी से नहीं, खुद से पूछे। इज़ द बेबी इज़ फुल टर्म, बेबी फुल टर्म है या नहीं। इफ़ येस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर येस तो नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल टर्म का समझ में आता है, फुल टर्म का मतलब किसे पता है, जिसको पता है वो कमेंट में लिखिए, पता है तो ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग और ब्रीथिंग वेल, क्या वो रो रहा है और ब्रेथ कर रहा है, अगर हाँ तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते। डज द बेबी हैव गुड मसल ट्यून, बेबी के पास गुड मसल ट्यून है, अच्छे से मूव कर रहा है या नहीं, अगर हाँ तो बस उसको नॉर्मल रूटीन की तरह से केयर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ की तरह दीजिए उसको, ब्रेस्ट फीडिंग करवा दीजिए आराम से, नो टेंशन ना, आराम से इजीली सब कुछ करा दीजिए नॉर्मल रूटीन के हिसाब से। बट अगर इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को नो आता है, इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो, तब क्या करना है आपको, बिगिन द इनिशियल स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिससिएशन। तब आपको रुकना नहीं है, आपको स्टार्ट करना है, इनिशियल स्टेप्स करना है स्टार्ट। दिस एल्गोरिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। कौन सा एल्गोरिदम है वो भी हम आगे आगे देखेंगे, जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा ना आगे आगे देखेंगे, फिर ये नोट करना कि मैं वो आपको आगे पढ़ाऊँगा या नहीं, ठीक है। ये एल्गोरिदम याद रखना। फिलहाल हम आए हैं अब इनिशियल स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिससिएशन। अगर किसी में इन तीनों सवालों में से एक भी सवाल का नो, या दो का, या तीनों का नो आता है, तो आपको इनिशियल स्टेप्स स्टार्ट करने हैं। लेवल 7 पे हम आए, इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिएशन। पहला स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वार्मथ, ठीक है, गर्मी देना। प्लेस द बेबी अंडर अ रेडिएंट वार्मर, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। अब यहाँ पर याद रखिए, ये आपको मैं थोड़ा एक सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एक क्वेश्चन बोलता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि एक बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है अच्छे से, उसकी हार्ट बीट नहीं हो रही है अच्छे से, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन में आता है कि आप उसको वार्मथ दोगे, या आप उसको कोई मेडिकेशन दोगे, या आप उसको सक्शन स्टार्ट करोगे। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। मोस्टली सोचेंगे कि मेडिकेशन, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ये गलत है। पहला आंसर आपका रहेगा हमेशा वार्मथ। क्यों, क्योंकि जब आप उसको वार्म दोगे तो उससे वो हाइपोथर्मिया से बच जाएगा, हीट लॉस से उसको बचाना है। अब जब वो हीट लॉस से बच जाएगा तो उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो ठीक ठाक रहेगी। देखिए लिखा है नीचे, रिमेंबर कोल्ड स्ट्रेस इंक्रीजेज ऑक्सीजन डिमांड। जितना बेबी ठंडा पड़ जाएगा उससे ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बेबी को लगेगी, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा। अब जब ऑलरेडी अगर उसमें वो प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसमें ऑलरेडी सांस जा ही नहीं रही, ऑक्सीजन जा नहीं रही, तो कहाँ से आएगा। ऊपर से आपने उसको और कोल्ड किया तो वो डेंजर में जाएगा, बच्चा डेंजर में जाएगा। तभी आपको याद रखना पहला स्टेप आपको लेना है वार्मथ। दूसरा पोजीशन द एयरवे, जो आपको पहले बताएगा, समझाऊंगा क्या होता है पोजीशन द एयरवे। आप देखिए इस इमेज को, करेक्ट एयरवे पोजीशन, ठीक है। आप देखिए बेबी का माउथ ओपन है
और एयरवे ओपन है अच्छी तरीके से। अब इसको क्या पोजीशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन क्या होते हैं? जिसमें हेड स्लाइटली एक्सटेंड होता है। तो ये स्निफिंग पोजीशन है जिसमें हम पोजीशन एयरवे, ताकि एयरवे ओपन रहे, यानी सांस लेने के लिए बच्चे को आसानी हो जाए, तो उसके लिए आप पोजीशन उसको देंगे स्निफिंग पोजीशन। ये डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कहीं भी एग्ज़ाम, नॉर्सेट में भी या आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी, ठीक है। आगे समझते क्या होता है ये कि द बेबी इज़ हेड इन द स्निफिंग पोजीशन। समझा है क्या होता है स्निफिंग पोजीशन। अब जो चीज़ याद रखनी है, डू नॉट फ्लेक्स द नेक एक्सेसिवली। अब फ्लेक्स मत करो नेक को एक्सेसिवली, ठीक है। डू नॉट एक्सटेंड द नेक एक्सेसिवली। अब इधर इतना मत मोड़ो गर्दन को या सिर को कि आप तोड़ ही डालो। दिस पोजीशन हेल्प्स कीप द एयरवे ओपन। कौन से वाले? स्निफिंग पोजीशन ये हेल्प करती है एयरवे ओपन रखने में। अब स्टेप 3, जो तीसरा स्टेप है, क्लियर द एयरवे, जो आपको समझाया। इफ़ रिक्वायर्ड, जिस बेबी में ज़रूरत हो उसी में। अब कैसे करना है? रूटीन सेक्शन इज़ नॉट रिकमेंड फॉर एवरी बेबी। जिसके लिए ज़रूरत हो उसके लिए आप सेक्शन करोगे, लेकिन रूटीन सेक्शन हर बेबी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, ज़रूरत नहीं होती है। जो आराम से सांस लेगा उसको क्यों हम सेक्शन करेंगे? ओब्वियसली बात है, ठीक है। परफॉर्म सेक्शन ओनली इफ़ देयर आर सेक्रेशंस और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर वहाँ पर सेक्रेशंस है, म्यूकस सेक्रेशंस है या कोई और सेक्रेशंस है, तब आप परफॉर्म कीजिए सेक्शन। या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस है, बंद है, कोलैप्स हो गया है, चिपका हुआ है, तो आप वहाँ पर सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ सेक्शन इज़ नीडेड, अगर अब सेक्शन आपको करना ही करना है, आपने देखा कि हाँ ज़रूरत है, तब क्या करोगे? पहले माउथ में फिर नोज़ में। फर्स्ट द माउथ देन द नोज़। अब इसके लिए एक निमोनिक है, ट्रिक है आपके लिए। एम आता है एन से पहले। जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, दोबारा से हम पढ़ने में ABCDEFGH वाह 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 वाह, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब पहले आता है एम, उसके बाद आता है एन, यानी एम बिफोर एन, ठीक है। अब रीज़न क्यों हम पहले माउथ में सेक्शन करेंगे, नोज़ में नहीं, इसका रीज़न समझे। रीज़न भी है, देखो। इफ़ द नोज़ इज़ सक्शनड फर्स्ट, अगर हम पहले नोज़ को सक्शन करेंगे तो क्या होगा? द बेबी में गैसप, ओ माय गॉड, काजिंग सेक्रेशंस टू बी एक्सपायर्ड इनटू द एयरवे। अब समझिए, अगर हमने नोज़ से स्टार्ट किया सक्शन देना, तो नोज़ में जो थोड़ा रहता है, अगर आपने कभी खुद ये फील किया होता है, तो वो क्या बोलते हैं, नोज़ कनेक्टेड होता है पूरे गले से, ठीक है। अब हमने यहाँ सेक्शन स्टार्ट किया तो वो गले से वहाँ पर जो सेक्रेशन हो वो नीचे आएंगे। अब अगर वो ये ट्रैकिया में गए, जिसको हम एयरवे भी बोलते हैं, ठीक है, या विंड पाइप भी बोलते हैं, और वहाँ गया तो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नाम है उस प्रॉब्लम का, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं ये आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सेक्रेशन विंड पाइप में जाए या कोई भी सेक्रेशन एयरवे में जाए, विंड पाइप में या ट्रैकिया में जाए, उस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? तो वो बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है। स्टेप 4, अब चौथे स्टेप पे आते हैं, ठीक है। ड्राई द बेबी। अब बेबी को ड्राई करो। जो आपने टॉवल लगाई है, वेट टॉवल, वो उठा लो, रिमूव द वेट टॉवल। अब एक और नई टॉवल यूज़ करो, ड्राई टॉवल यूज़ करो। दिस रिड्यूसेस हीट लॉस। पहले ये बताया मैंने कि हमें हाइपोथर्मिया यानी हीट लॉस से बच्चे को बचाना है, एंड आल्सो प्रोवाइड जेंटल स्टिमुलेशन, और फिर जेंटल स्टिमुलेशन हमें प्रोवाइड करना है। अब स्टेप 5 आता है, लिंक्ड है ना, जेंटल स्टिमुलेशन। क्या होता है जेंटल स्टिमुलेशन, ठीक है। इफ द बेबी इज़ नॉट क्राइंग, अगर बेबी आपके सामने क्राई नहीं कर रहा है, नहीं रो रहा है, तो आपको जेंटली टेप करना है सोल्स ऑफ द फीट। ये बात याद रखो, क्या करना है? टेप सोल्स ऑफ द फीट। फीट जो नीचे वाला सोल है उसको टेप करना है, मारना नहीं है, टेप करना है। और जेंटली रब द बैक, या आपको उसका बैक रब करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मूवी का सीन बताता हूँ, आपने देखी होगी 3 इडियट्स। वहाँ पर जब वो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी करवाता है आमिर खान, तो बेबी डिलीवरी करने के बाद कराई नहीं करता। फिर वहाँ पर वो नर्स कहती है उससे, एक्ट्रेस से, कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है। तब सब देखते हैं और सब परेशान हो जाते कि शायद मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। फिर आमिर खान वहाँ पर बोलता है ऑल इज़ वेल, तो बच्चा लात मारता है और रोना स्टार्ट करता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही सिचुएशन अगर आपके पास सेम आती है, बच्चा नहीं रो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको जेंटली टेप करना है उसके सोल्स ऑफ द फीट टेप करना है, या जेंटली रब करना है बैक को, मारना नहीं है। अब क्या नहीं करना? नेवर शेक द बेबी विग्रॉसली। आपको बच्चे को इतना शेक नहीं करना है कि उसकी हड्डियाँ वड़ियाँ तोड़ोगे यार, मार दोगे, नहीं। स्लैप द बेबी, आपको बच्चे को थापड़ नहीं मारनी, स्लैप नहीं मारना। होल्ड द बेबी अपसाइड डाउन बाय द फीट, आपको बच्चे को टांग में पकड़ना है और सर नीचे करना है, वो भी नहीं करना, गलत है यार। दीज आर इनकरेक्ट एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, ये बच्चे की जान भी ले सकते हैं। अब हम लेवल 8 पे पहुंच गए, जिसका नाम है रीअसेसमेंट।
अब इतना किया, अब रीअसेसमेंट, दोबारा से आपको रीअसेसमेंट करना है। नाउ रीअसेस द बेबी, दोबारा से देखो क्या आस्क दीज क्वेश्चन, इज़ द बेबी इज़ ब्रीथिंग, बेबी ब्रीथ कर रहा है या नहीं, व्हाट इज़ द हार्ट रेट, क्या हार्ट रेट है उसकी। द नेक्स्ट मैनेजमेंट दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन दीज फाइंडिंग्स। जब आप ये चीज़ें देखोगे तो आपका नेक्स्ट मैनेजमेंट जो आप डिसीजन लोगे वो इन फाइंडिंग्स पर डिपेंड करेगा। कौन कौन से फाइंडिंग्स है देखो, हार्ट रेट एंड मैनेजमेंट। अगर हार्ट रेट बच्चे में ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट होगी और उसके साथ साथ वो ब्रीथ यानी ब्रीथिंग उसमें अच्छी होगी, तो आप रूटीन न्यूबॉर्न केयर आपको दोगे। जो मैंने आपको बोला कि उसको माँ के साथ बिठाओगे, आराम से उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे विथ नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हार्ट रेट ग्रेटर और इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट है बट एपनिया है, एपनिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, या गैस्पिंग जिसको भी बोलते हैं, तो क्या करोगे आप स्टार्ट करोगे पीपीवी, पॉजिटिव, क्या होता है फुल फॉर्म पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, गुड। अब अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट उसकी हार्ट रेट होगी बच्चे की, आपको स्टार्ट इमीडिएटली करना है पीपीवी, पॉजिटिव प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, ठीक है, स्टार्ट इमीडिएटली करना। ये चीज़ें याद रखो, ये बहुत मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से क्लिनिकल सिनेरियो डालेंगे और उसमें बोलेंगे कि बच्चे की हार्ट बीट ये है और इसमें ब्रीथिंग एब्सेंट है, बच्चे की हार्ट बीट ये है और इसमें ब्रीथिंग प्रेजेंट है, बच्चे की हार्ट बीट ये है, इसमें ब्रीथिंग भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे आप, ठीक है। ये आप अगर ये टेबल याद रखोगे तो आसानी हो जाएगी आंसर्स देने के लिए। अब रिमेंबर यहाँ पर क्या आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि हार्ट रेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ड्यूरिंग न्यूनेटल रेसेसेशन। तो अगर आपको इंडिकेटर की बात करेंगे तो हार्ट रेट सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूनेटल रेसेसेशन में इंडिकेटर की, ठीक है। लाइन पे आ गए जिसका नाम है पीपीवी, पहले भी बताया था, मैं पढ़ाऊंगा हर एक पॉइंट, वहाँ पर आया था एक दफ़ा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब हम पूरा इसे समझेंगे कि किस तरीके से देते हैं, जिस बच्चे को ज़रूरत हो तो किस तरीके से देते हैं। स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इफ़ द बेबी हैज़ रिक्वायर्ड और इफ़ द बेबी इज़ हैविंग these types of condition: apnea, not breathing, gasping respiration, heart rate less than 100 beats per minute, ठीक है। अब आपको करना है स्टार्ट पीपीवी। कैसे दोगे? अ बैग एंड अ मास्क आर यूज्ड टू डिलीवर जेंटल ब्रेथ्स। एक बैग होता है और एक मास्क होती है जो डिलीवर करती है जेंटल ब्रेथ्स, ठीक है। अलाउइंग द लंग्स टू एक्सपेंड, ताकि लंग्स एक्सपेंड कर सके एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सके। तो ये इसका एक जेंटल प्रोसीजर है, बैग और मास्क को यूज़ किया जाता है ताकि डिलीवर हम करें ब्रेथ्स, ठीक है, जेंटल ब्रेथ्स, और ताकि लंग्स एक्सपेंड हो जाए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए। अब रिमेंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखिए याद कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन इन न्यूनेटल रिससेशन इज़ इफेक्टिव वेंटिलेशन। अभी मैंने आपको बोला इंडिकेटर, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर आपको बोला जाए न्यूनेटल रिससेशन में तो वो हार्ट रेट है। बट अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन इन न्यूनेटल रिससेशन आ जाए तो वो इफेक्टिव वेंटिलेशन है। कंफ्यूज नहीं होना, इंडिकेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन न्यूनेटल रिससेशन इज़ हार्ट रेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन इन न्यूनेटल रिससेशन इज़ इफेक्टिव वेंटिलेशन। इन दो पॉइंटों को अलग अलग या एक साथ रखो ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। आसानी में कन्फ्यूजन होता है और हम गलत करते और फिर हमारे मार्क्स डिक्रीज होते। लेवल 10th पे हम पहुँचे जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्या होता है, द नर्सेस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन न्यूनेटल रिससेशन। हाँ, हम जानते हैं क्या क्या, बिफोर डिलीवरी से पहले, या स्विच ऑन द रेडिएंट वार्म, गर्मी वहाँ पर रहनी चाहिए। चेक द सक्शन मशीन, अगर हमें सेक्शन की ज़रूरत पड़े बेबी के लिए तो मशीन को रेडी रखना है, चेक करना है। कीप द बैग एंड मास्क रेडी, अगर हमें वो जेंटली ब्रेथ देना है तो वो भी रखना है रेडी। इंश्योर द ऑक्सीजन सोर्स है अवेलेबल, वो भी देखना है। एंड कीप अ क्लॉक और टाइम रेडी, क्योंकि हमें पहले 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में काम करना है तो क्लॉक रेडी रहना चाहिए। प्रिपेयर द एमरजेंसी ट्राई, एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो एमरजेंसी ट्राई तैयार होनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अब जब डिलीवरी हो जाएगी बेबी को वार्म करना, जो इनिशियल सेटअप मैंने आपको बोला सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर इनिशियल असेसमेंट आप परफॉर्म कीजिएगा और फिर एबगार स्कोर ऑफ देखिए। अब ये एबगार स्कोर मुझे पहले पढ़ाना था, लेकिन कुछ इधर उधर हो गया तो अब मैंने ये पहले पढ़ाया। अब मैं इसके बाद ये पढ़ाऊँगा एबगार स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, मिनिमम क्या होता है और उससे हम क्या करते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगा विथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन विथ नॉर्सेट लेवल, ठीक है। फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर प्रॉम्प्टली, अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एसेस ड्यूरिंग
रिसेसेशन। अब ये बताइए, कंप्लीट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप करोगे, नर्सेस का काम ही होता है ज़्यादा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन, लिखो लिखो खूब लिखो। फिर प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड री एश्योरेंस टू द पेरेंट्स। फिर पूरी जानकारी दे दो दे दो पेरेंट्स को कि इतना टाइम क्यों लगा, हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ी, आपके बच्चे में कौन सी दिक्कत आई जन्म लेने के बाद, वो सब आप उसको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दीजिए उस बारे में। तो इस हिसाब से हमारा इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब मैं इस पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करता है, लेकिन वो बड़ा होता है और ये मैं भी जानता हूँ बड़ा लेक्चर बोरिंग लगता है, फिर कितना भी अच्छा कोई क्यों ना पढ़ाए। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट होगा। अब हम इसको पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे इस वाले टॉपिक को। सो क्या लिखा है मैंने आपके लिए, वी विल नॉट रश थ्रू दिस लेक्चर बिकॉज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ नियोनेटल रिससिएशन। इस वाले लेक्चर ने आपकी फाउंडेशन बनाई नियोनेटल रिससिएशन की। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, ये जानकर जाओ, ये जानकर जाओ, अभी मत करो सिक वीडियो। कौन कौन सा करेक्ट टेक्निक्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी हमने पढ़ा, अब इसकी करेक्ट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे वहाँ पर। चेस्ट कंप्रेशंस कैसे देने होते हैं बेबी में, कब देने और कैसे देने होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे देंगे। ड्रग्स सच एज एपिनेफ्रिन, जैसे हमारा फार्मा भी इसके साथ साथ कंप्लीट होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो कौन से ड्रग्स में अगर हमें ज़रूरत पड़े एपिनेफ्रिन कैसे देंगे, कौन से रूट के थ्रू देंगे, ठीक है। अभी बच्चा है, थोड़ी हम आप कहीं से भी घुसाओगे ड्रग, ऐसा नहीं है ना। रूट ज़रूरी है बच्चे में भी, ठीक है, हर किसी में, लेकिन बच्चे में ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। और कंप्लीट एनआरपी एल्गोरिथम हम देखेंगे, जो आपको मैंने बोला, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और फिर लास्ट पे जो यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं उन्होंने इतना पढ़ा, और लास्ट पे पार्ट सेकंड कंप्लीट होने के बाद आप 15 मार्क्स या 20 मार्क्स या कितना भी मार्क्स आपको ये टॉपिक आएगा उसको आप इजीली से आंसर कर पाओगे। किस तरीके से वो फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। फिर इम्पॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा नॉर्सेट क्लिनिकल केस सिनेरियोज क्वेश्चंस। क्लिनिकल केस सिनेरियो में आपको रखूँगा सामने, जिस तरीके से आते हैं आपको नॉर्सेट PYQs दिखाऊंगा साथ साथ, फिर आप वो सब क्वेश्चन इजीली यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे। फिर लास्ट पे एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, 30 हाई यील्ड MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। वाइवा क्वेश्चन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल के लिए ये वाइवा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, नहीं, आप कहीं भी जाओ, आप लेबर रूम में या आप घर पे हो, तो ऐसी कंडीशन होती है, आपके घर वाले या आपको बाहर वाले या आपका दोस्त या आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन बोलते तो आपको यूँ उसके चुटकियों में आंसर बोलोगे, तो वो वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। और फिर लास्ट पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो है 1 पेज फाइनल रिवीजन शीट। एक ही शीट में पूरे इस डिटेल टॉपिक को आप पूरा समझोगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो लास्ट टाइम पे बहुत ज़रूरत लगता है और जिससे टाइम बचता है। इतना डिटेल पढ़ना फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर इसको दिमाग में रखना वो तभी मुमकिन है जब आप इसको कंसाइज करो, शॉर्ट करो। और शॉर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट्स, 1 पेज फाइनल रिवीजन नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो यहाँ होता है आपका लेक्चर 1 कंप्लीट। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए अच्छे से, पढ़ते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, फ़ी अमानिल्लाह।